Yes, my students, good morning. Today we will discuss chapter 9 and our topic is financial leverage or trading on equity. This is very important topic of this chapter. Financial leverage या इसी का नाम होता है trading on equity. First of all, what do you mean by the trading on equity? Trading on equity होती क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है व्हेन वी ऑब्टेन द फाइनेंस फ्रॉम डेट अलोंग विद इक्विटी। जब हम इक्विटी के साथ साथ डेट से भी फाइनेंस अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फिर आप कहते हो मैम अब कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यही सेम चीज आती है कि द रेशियो बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर, या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी यही सेम बात आ जाती है कि व्हेन वी ऑब्टेन द फाइनेंस फ्रॉम डेट अलोंग विद इक्विटी इज कॉल्ड द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक एक चीज को डिफरेंस करके बताती हूँ कि सब में क्या डिफरेंस है। अब पहले इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, देन स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है जब भी एक बिजनेस फाइनेंस अरेंज करता है और वो इक्विटी के साथ साथ डेब्ट से भी फाइनेंस अरेंज करेगा, देन ऑटोमेटिक मेरे बिजनेस में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, वाई, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है। उसके बाद व्हेन, कब अडॉप्ट करेंगे हम इसको और कैसे अडॉप्ट करते हैं, हाउ। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करने के पीछे हमारा जो मेन मोटिव है, वाई मानी इसको क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है व्हेन, हम कब अडॉप्ट करेंगे इसको, जब हमारी आरओआई ग्रेटर देन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आपका प्रॉफिट ज्यादा हो डेब्ट या बोरोड फंड के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देन ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करने से फर्म को बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका प्रॉफिट लेस होता है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होती है, देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को आप कैसे अडॉप्ट करते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं एक एग्जाम्पल देके दोनों को क्लियर करती हूँ। टू फर्म है, एक एक्स फर्म है और एक आपके पास वाई फर्म है, एक्स लिमिटेड, एक आपके पास वाई फर्म है, वाई लिमिटेड, ठीक है। एक्स से इन्होंने अपना पूरा का पूरा फाइनेंस 10 लाख इनके पास फाइनेंस है टोटल। इस फर्म के पास भी 10 लाख का फाइनेंस है, ओके। ये 10 के 10 लाख अपना इक्विटी शेयर से फाइनेंस रेज करती, यानी 1 लाख इक्विटी शेयर at the rate of rupees 10 each, 10, ओके। और ये फर्म 6 लाख तो इक्विटी शेयर से ले रही है और 4 लाख बोरोड फंड से लेती है। ये मैंने अपना खुद का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया, आप खुद बना सकते हो, आप लोगों को समझाऊंगी कैसे बनाना है, ठीक है। ये कोई, यानी आपके पास 4000 10% डिवेंचर at the rate of rupees 100 each। 4000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 है, तो हमने डिवेंचर से 4 लाख रुपीज ले लिया। 10 लाख रुपीज ही इस फर्म ने कैपिटल लगा के अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। अब मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से एक बात को नोटिस करना, एक्स लिमिटेड कंपनी ने भी 10 लाख रुपए लगा रखे हैं कंपनी में, और वाई लिमिटेड कंपनी ने भी 10 लाख रुपीज लगा के बिजनेस को क्या कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। लेकिन एक्स कंपनी जो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर से अरेंज कर रही है, ये भी इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब सारा का सारा पैसा कंपनी ने इक्विटी से लिया तो भी कैपिटल स्ट्रक्चर तो है ही है, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर है। और वाई कंपनी जो
6 लाख रुपीज तो इक्विटी शेयर से ले रही है और 4 लाख रुपीज वो डेट से फंड रेज कर रही है, ठीक है। तो ये भी वाई लिमिटेड कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, जो वाई कंपनी है ये कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी है, जबकि ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट नहीं कर रही है। अब डिफरेंस आता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। देखो, फाइनेंस आप किसी भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसी भी सोर्स से आप रेज करते हो, किसी भी सोर्स से अगर आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज किया तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा। चाहे आपने पूरा पैसा ओनर फंड से रेज किया तो भी ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पर सारा का सारा फाइनेंस यानी वोल फाइनेंस अगर मैं बोरोड फंड से रेज करती तो भी बेटा वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी बनेगी जब आपने कुछ पैसा इक्विटी से लिया और कुछ पैसा आपने बोरोड फंड से लिया, तो ही आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बनेगा, ठीक है। क्यों? फिर बच्चे पूछते हैं मैडम कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्यों गिवन है कि द रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। बेटा वो डेफिनेशन इसलिए गिवन है क्योंकि वो एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। क्योंकि अगर हम वोल फाइनेंस ओनर फंड से रेज करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नंबर ऑफ ओनर ज्यादा हो जाते हैं। बिजनेस को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट्स हो जाता है, क्योंकि हर ओनर का अपना अपना वे होता है वर्क परफॉर्म करने का। लेकिन अगर हम वोल फाइनेंस बोरोड फंड से रेज करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। देन प्रॉब्लम ये आती है कि फर्म के ऊपर रिस्क राइज हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि फर्म अगर लॉस फेस करती है तो भी आपको हर हाल में इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। इसलिए एक फर्म कुछ पैसा ओनर फंड से लेती है और कुछ पैसा बोरोड फंड से लेती है, वो उसका बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। वो डेफिनेशन बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। लेकिन इसका मतलब ये मत मानना कि कैपिटल स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब हमने कुछ पैसा ओनर एज वेल एज कुछ पैसा हमने बोरोड से लिया तभी बनेगा। नो, किसी भी सोर्स से अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करते हो देन ऑटोमेटिक मेरी कंपनी का एक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, उस स्ट्रक्चर को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इट्स क्लियर? तो ये एक्स कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये वाई कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है। बट इन दोनों एग्जाम्पल में वाई कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि इसके मीनिंग में भी ये लिखा है कि जब एक कंपनी इक्विटी के साथ साथ बोरोड फंड से फंड रेज करती है तो ये जो कंसेप्ट अडॉप्ट की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। साल के एंड में इन दोनों कंपनियों को ईबीआईटी हुआ। ईबीआईटी बड़ा सोच समझ के लेना होता है। ईबीआईटी जो होता है वो काफी सोच समझ के हमें यूज करना होता है, क्योंकि हमारा जो ये कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट मुझे लेना है बेटा, आरओआई निकालने का फॉर्मूला होता है, आरओआई निकालने का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। ये फॉर्मूला होता है आरओआई निकालने का। आरओआई इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। अब मुझे नहीं पता कितना लेना है, मैं सिर्फ सोच रही हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख का प्रॉफिट लेना है, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट लिया और टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी है कितनी, 10 लाख और इनटू में 100, यानी आपका आरओआई यहाँ पे कितना आ रहा है, 10%। ध्यान से देखो, डेब्ट पर इंटरेस्ट की रेट भी 10% ही है, आपका प्रॉफिट भी 10% है। क्या ये कंसेप्ट फॉलो हो रही है? नहीं। इट मीन्स हमारा यहाँ पर तो क्या हो गया, आरओआई 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% इक्वल है, जबकि आरओआई क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करने से हमें बेनिफिट है। देन अडॉप्ट करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आप डिवेंचर होल्डर्स को तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे सकते हो, और उसके बाद ऑल ओवर जो प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट ही कम होता है तो फिर आपने डिवेंचर होल्डर्स को तो फिक्स रेट से दे दिया, फिर उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, तो इक्विटी को मिलेगा क्या? तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाती है। तो ये वाली कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रही है। इट मीन्स हमें ईबीआईटी यानी 1 लाख से क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। चाहे आप 110 ले सकते हो, 120, 130, 140, 1 लाख से अबाउ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप 1 लाख या 1 लाख से कम नहीं ले सकते। इट्स क्लियर कैसे लेते हैं प्रॉफिट?
क्योंकि अगर आपने एज इट इज अडॉप्ट कर दी, ये फॉर्मूला आप लोगों का देख लिया होगा आपने। अब इसमें हमें 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ये एक्स कंपनी और ये आपकी कौन सी है, वाई कंपनी, एक्स लिमिटेड और ये वाई लिमिटेड। यहाँ सबसे पहले आपके पास EBIT आया। EBIT का मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट मैंने आपको समझा दिया, 1 लाख लेते हैं तो इक्वल आता है आपको 1 से अबव लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 लाख, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा। यानी 1 से अबव लेना है, 110, 120, 130, 140 कितना भी ले सकते हो 1 से अबव। मैंने 2 लाख लिया। EBIT आपका 2 लाख आ गया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरेस्ट माइनस करोगे। देखो एक्स कंपनी ने तो बोरोड फंड से फंड रेज ही नहीं कर रखा, तो देयर इज नो इंटरेस्ट। वाई कंपनी ने बोरोड फंड से 4 लाख रेज कर रखे हैं, तो 4 लाख का 10% कितना आ जाता है, 40,000 आ जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आपका 2 लाख आ गया। 2 लाख में से 40 गए तो आपका कितना आ गया, 1,60,000। उसके बाद क्या माइनस करोगे, टैक्स। टैक्स की रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, मैं एग्जांपल देके समझा रखी हूँ। तो मैंने टैक्स रेट मान लिया 50%। जो भी टैक्स होगा दोनों कंपनी का सेम होगा, ठीक है। अब 2 लाख के प्रॉफिट पर 50% का टैक्स दे दिया मैंने, तो टैक्स कितना बना, 1 लाख। 2 लाख पर 50% 1 लाख, 160 का 50% कितना बना, 80,000। तो ये क्या आपका आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। 2 लाख पे 1 लाख, यानी आपके पास कितना बचा, 1 लाख। और यहां पर आपके पास कितना आया, 80,000। यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे तो क्या निकालनी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स एक्स कंपनी की 1 लाख अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। देखो आप अकाउंट्स में आपका शेयर का टॉपिक चला हुआ है, 10 लाख रुपीज कैपिटल है, ठीक है। एक शेयर कितने का है, 10 का। 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 1 लाख, ठीक है। तो इसको कट करोगे तो ₹1 पर शेयर, एक शेयर पर आपको 1 रुपए की अर्निंग हो रही है। इसका निकालो, आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स 80,000 आ गया, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर 6 लाख रुपीज कैपिटल है। 1 शेयर कितने का है, 10 का। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 60,000, ठीक है। 4/3। अब इसको काटो, ठीक है, करते जाओगे तो ₹1.33 पर शेयर। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास 2 कंपनी है, एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है। जो वाई कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट कर रही है, उसके शेयर होल्डर्स को एक शेयर पर 1.33 की पर शेयर अर्निंग हो रही है। यानी अगर उसकी शेयर होल्डर्स ने उस कंपनी का एक शेयर खरीद रखा है तो एक शेयर पर उसको अर्निंग हो रही है 1.33 रुपीज की। लेकिन जो एक्स कंपनी है जिसने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, उसके शेयर होल्डर्स को एक शेयर पर 1 रुपीज की अर्निंग हो रही है। तो सोचो किसके शेयर होल्डर्स को अर्निंग ज्यादा हो रही है, वाई कंपनी को, जबकि दोनों कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, सेम। लेकिन एक्स कंपनी है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट नहीं कर रही है, जबकि जो वाई कंपनी है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करती है, ठीक है। बट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करने से बेनिफिट आपको तभी मिलेगा तब आपने प्रॉफिट आपका जो है वो ज्यादा होगा, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट मैंने लिया है वो आपका 20% है, निकाल देते हैं। 2 लाख यानी EBIT आपकी 2 लाख अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख इंटू में 120%, ओके। जबकि आपका अगर इंटरेस्ट की रेट की कैलकुलेशन करें तो वो आपकी इंटरेस्ट की रेट 10% है। अगर आपने प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, यानी आपका 10% की रेट से भी प्रॉफिट कम हो जाता है, तो आपको बेनिफिट होने की बजाय, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।
एक बार मैं उस चीज को भी आपके सामने सोल्व करके समझाती हूँ कि कैसे उनकी अर्निंग इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम सेम क्वेश्चन को ही दूसरे वे से सोल्व कर सकते हैं। सेम यही कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक केस में तो मैंने आपको ये वाली सिचुएशन को अडॉप्ट करके समझाया कि कैसे जब आपकी ROI ज़्यादा रहती है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, ठीक है। और जब आपकी ROI कम होगी, इट मीन्स आपको प्रॉफिट 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या लेना है, कम लेना है। इट मीन्स मैं प्रॉफिट कितना ले लूँ, 80,000 ले लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो EBIT इज इक्वल टू मैंने लिया एक्स कंपनी का भी 80,000 और वाई कंपनी का भी 80,000। 80,000 जब हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो 8% आपका प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ से निकाल के चेक कर सकते हो। EBIT आपकी 80,000 है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख है और इनटू में 100 यानी इसको काट तो 8% का आपका प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करते हैं कि जब आपका प्रॉफिट कम होता है, सेम कैपिटल स्ट्रक्चर से कैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। एक्स कंपनी ने तो कोई बोरोड फंड से फंड रेज ही नहीं किया हुआ, तो इसका तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वाई कंपनी ने 4 लाख का 10% की रेट से इंटरेस्ट कितना बना, 40,000। तो ये आपका बन गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पर आपके पास 80,000 आ गया, यहाँ पे आपके पास 40,000 आ गया। सबसे पहले क्या माइनस करोगे, टैक्स। टैक्स भाई 50% अज्यूम किया है, आप 50 अज्यूम कर सकते हो, 40, 30। अगर क्वेश्चन में गिवन है देन वही टैक्स रेट लेनी है, बाकी मैं तो वैसे समझा रही हूँ तो कोई भी टैक्स रेट अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80,000 प्रॉफिट का 50% टैक्स रेट आपका, तो 40,000 टैक्स हो गया, इसका आपका 20,000 टैक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आपके पास 40,000 और ये आपके पास कितना आ गया, 20,000। ये आ गया अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालोगे, एक्स कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितनी अर्निंग हो रही है एक शेयर पर, 40,000 अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके पास, 10 लाख रुपीज है, एक शेयर 10 का 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर 1 लाख आ गए। ओके, 3 और ये यानी 4/10, तो ₹0.4 पर शेयर की अर्निंग हो रही है। यहां देखो कैलकुलेट करके, 20,000 अपॉन में नंबर ऑफ शेयर 6 लाख रुपीज है, एक शेयर 10 का 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास 60,000 आ गया। 4 से 4 0.33 रुपीज लिखना है पर शेयर। अब देखो, जब आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया तो जो वाई कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट कर रही है उसके शेयर होल्डर्स की पर शेयर पर जो अर्निंग है वो 0.3 आ रही है, जबकि जो एक्स कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट नहीं कर रही है उसके शेयर होल्डर्स की अर्निंग जो है वो 0.4 पर शेयर के अकॉर्डिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक्स कंपनी के शेयर होल्डर्स की अर्निंग क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, हमारे क्वेश्चन में एक आ रहा था कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में एक पॉइंट आ रहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और उस पॉइंट में मैंने समझाया था बेटा इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि इक्विटी को कोई फिक्स रेट से हम डिविडेंड नहीं देते। अगर इक्विटी को हम फिक्स रेट से डिविडेंड देते तो इक्विटी की वो कॉस्ट हो जाती है, लेकिन इक्विटी की कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, डेप्ट पे डिपेंड करती है। अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को इंक्लूड करते हैं और डेप्ट को इंक्लूड करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, तो हमें डेप्ट से ही फंड रेज करना चाहिए। बट इफ यू इंक्लूडिंग द डेप्ट इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, देन अर्निंग पर शेयर अगर हमारी डिक्रीज हो जाती है तो हमें ऑनर फंड यानी इक्विटी से फंड रेज करना चाहिए। तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन पुट अप हो रहा था, ऐसा कैसे, कैसे डेप्ट के इंक्लूड होने से इक्विटी की अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, कैसे डेप्ट के इंक्लूड करने से इक्विटी की अर्निंग पर शेयर डाउन आ जाती है। अब मैंने वही चीज आपको समझाई है
यहाँ पर एक कंपनी है वाई जो डेप्ट को इंक्लूड कर रही है और एक्स कंपनी डेप्ट को इंक्लूड नहीं कर रही है। लेकिन जब प्रॉफिट मैंने फर्स्ट वाले केस में, ये मैंने सेकंड वाला केस लिया है, जब फर्स्ट वाले केस में मैंने प्रॉफिट ज्यादा लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप लोगों को भी पता है इक्विटी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ गई थी। डेप्ट के इंक्लूड करने से इक्विटी की अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही थी, तो हमें डेप्ट से ही फंड रेज करना चाहिए। लेकिन सेकेंड वाले केस में जब मैंने प्रॉफिट कम लिया, प्रॉफिट कम लेने से इक्विटी की अर्निंग पर शेयर क्या आ रही है, डाउन आ रही है डेप्ट के इंक्लूड करने से। तो उस केस में हमें डेप्ट से फंड रेज नहीं करना चाहिए, हमें ओनर फंड से फंड रेज करना चाहिए। इज क्लियर? तो बेटा ये हमारा एक टॉपिक है या एक कंसेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है जब आप इक्विटी के साथ साथ बोरोड फंड से फंड रेज करोगे तो उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। इसको अडॉप्ट करने के पीछे एक ही रीजन है, इक्विटी की अर्निंग को इंक्रीज करना। कब अडॉप्ट करेंगे? ये अडॉप्ट करना तभी बेनिफिशियल है जब आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आरओआई इज द ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कैसे अडॉप्ट किया जाता है? कोई भी 2 कंपनी लो, 3 लो, आप कैसे भी ले सकते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर तीनों का सेम लो, 20-20 लाख ले लो, 50 ले लो, कैसे भी कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक कंपनी का पूरा फाइनेंस इक्विटी से ले लो, एक कंपनी का कुछ पैसा इक्विटी से, कुछ पैसा बोरोड से, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 25-25 ले लो, 20-30 ले लो, यानी कुछ भी रेशियो आप ले सकते हो 50 लाख का अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हो तो। आप मतलब फुल फ्री हो, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी कैपिटल स्ट्रक्चर बना लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों का सेम होना चाहिए। अगर 50 लाख ले रहे हो तो 50 लाख। एक का पूरा पैसा इक्विटी से, एक कुछ पैसा बोरोड से, कुछ इक्विटी से लोगे। ओके। उसके बाद जब ईबीआईटी लेते हो तो काफी सोच समझ के लेने की जरूरत होती है, क्योंकि ईबीआईटी हमेशा आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला अडॉप्ट करके यूज कर सकते हो। ईबीआईटी लेके देखना, पहले 10 लाख ली, 10 लाख अपोन में 50 लाख इंटू में 100 करके, फिर उससे ज्यादा, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट की आरओआई है वो हमेशा 10 से ज्यादा होनी चाहिए। उसको लेके अगर निकालोगे तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करने से 101% इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आपने आरओआई कम ले लिया, प्रॉफिट कम ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने की बजाय क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट्स क्लियर? मैं इसी क्वेश्चन को आपकी बुक में एक क्वेश्चन है उससे भी सोल्व करते हैं। हम एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है। एक क्वेश्चन को तो मैं वीडियो में भी सोल्व करती हूँ। पेज नंबर 415 पे क्वेश्चन नंबर 35 है। हेल्थ केयर लिमिटेड इज ए कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। It presently it sell its products through indirect channel of distribution. The company is planning to start its own showroom and online portals. The financial manager suggested to use debt to invest in own showroom and online portals. अब उसकी फाइनेंशियल मैनेजर ने सजेस्ट किया कि आप बोरोड फंड से पैसा लो। द कंपनी प्लान टू रेज डेट कैपिटल 40 लाख थ्रू ए लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। अब कंपनी प्लान कर रही है कि उसको 40 लाख रुपीज का लोन लेना आईसीआईसी बैंक से 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। द प्रजेंट कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी इज 9 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच और द टैक्स रेट 30%। ध्यान से देखना, प्रजेंट सिचुएशन ये है, यानी इस टाइम, और ये फ्यूचर की सिचुएशन है। प्रेजेंट सिचुएशन में कंपनी के पास क्या है, 9 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 90 लाख, ये प्रेजेंट में। फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करना चाहती है और उसके फाइनेंशियल मैनेजर ने एडवाइस दिया कि आप 40 लाख का लोन ले सकते हो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। प्रेजेंट में शेयर है, आपको पता है शेयर तो कभी कंपनी अपनी पूरी लाइफ में रिटर्न करती नहीं है, तो सेम एज इट इज आज की तारीख में भी शेयर्स तो उसके पास रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन कंपनी ने इसके साथ 40 लाख का लोन भी ले लिया 10%, ठीक है, की रेट ऑफ इंटरेस्ट से।
अब इसका कैपिटल स्ट्रक्चर ये कितना बना, ये क्वेश्चन है, इसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे 90 लाख, और ये आपके पास 1,30 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर बन गया, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से। आगे क्या कहता है, और कहता है द टैक्स रेट आपकी 30% दे रखी है, यानी टैक्स की रेट कितनी दे दी इन्होंने, 30% गिवन है। आगे कहते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबाउ केस अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम एज करंट ईयर 15%, डू यू थिंक द डिसीजन यूज डेप्ट इज जस्टिफाइड। आपकी जो आरओआई है वो 15% थी, ठीक है, लास्ट ईयर, और करंट ईयर में भी आपकी 15% ही रहेगी। आपको ये बताना है कि ये डिसीजन जस्टिफाई है या नहीं है बोरोड से फंड रेज करने का। पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करती हूँ। हमारे पास यानी कंपनी के पास पहले 90 लाख के इक्विटी शेयर थे, यानी 9 लाख शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, सॉरी 90 लाख के। अब कंपनी ग्रोथ करना चाहती है और जगह जगह अपने आउटलेट्स ओपन करना चाहती है। आउटलेट्स ओपन करेगी तो डेफिनेटली उसको फंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसने 40 लाख रुपए आईसीआईसी बैंक से 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या ले लिया, लोन ले लिया बेटा। तो पहले उसके पास 90 लाख के शेयर्स थे, आज उसने 40 लाख का और लोन ले लिया तो 1,30,00,000 हो गया। उसने आरओआई जो है, प्रॉफिट जो बता रखा है, कहता आपका 15% ही रहेगा जो आपका लास्ट ईयर था, और टैक्स की रेट 30% है। अब सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखो, ईबीआईटी, ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है और ये आपकी फ्यूचर की सिचुएशन है, दोनों ऐसे लिख लिया मैंने। 90 लाख कैपिटल जितनी इन्वेस्टमेंट है उस पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो 90 लाख पर और 15% का अगर हम प्रॉफिट निकालें तो ये आपका आ जाता है 13,50,000। कैसे निकाला है ये, क्योंकि जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग हमने निकाला है, उसका 15% आपका ईबीआईटी है। एक लाइन लिखी हुई है, अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम एज करंट ईयर 15%, यानी आपकी रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सेम है 15% ही। यहाँ 90 लाख कैपिटल इन्वेस्ट है तो 15% की रेट से 1350 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपकी 1,30,00,000 है तो इसका 15% निकालोगे तो ये आपका आ गया 19,50,000। ये इसकी आपकी आरओआई यानी ईबीआईटी आ गई 19,50,000, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या माइनस करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो हर क्वेश्चन में। इसमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि बोरोड फंड से फंड रेज नहीं किया हुआ, या इंटरेस्ट है। 40 लाख का 10% की रेट से कितना आ गया, 4 लाख। ये आपका आ गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स 13,50,000। ये आपके पास आ गया 15,50,000। उसके बाद क्या माइनस करोगे, टैक्स। टैक्स की रेट इसमें दे रखी है 30%, यानी जो प्रॉफिट आया उसका 30% हमें टैक्स माइनस करना है। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया 13,50,000 का 30% अगर टैक्स हम निकालते हैं तो वो आ गया 4,05,000, और 15,50,000 का टैक्स अगर हम 30% से कैलकुलेट करते हैं तो 4,65,000 का टैक्स आ गया। ये आ गया मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आ गया 9,45,000, और ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 10,85,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। मुझे तो क्या निकालना है स्टूडेंट्स, मुझे तो अर्निंग पर शेयर निकालनी है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ निकाल लो, ये प्रेजेंट की सिचुएशन, ये फ्यूचर की। इसमें क्या आ गया आपका 9,45,000 अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आपके 90 लाख कैपिटल है तो 10 से डिवाइड करोगे तो 9 लाख शेयर आ गए, और फ्यूचर में आपके पास 10,85,000 अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, इसके भी कितने हैं 9 लाख, ठीक है। अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो इसका तो अर्निंग पर शेयर आती है 1.05 पर शेयर प्रेजेंट की सिचुएशन, और इसकी आती है 1.21 रुपीज पर शेयर। ये सिचुएशन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंपनी जो 40 लाख रुपए बोरोड फंड से यानी आईसीआईसी बैंक से लोन ले रही है, क्या लोन लेने का उसका डिसीजन जस्टिफाई है या नहीं है? अब आप खुद निकालोगे बेटा। अगर उसने लोन लिया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग बढ़ रही है, 1.21 रुपीज पर शेयर की रेट से उसकी अर्निंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोन लेने से इक्विटी की अर्निंग बढ़ रही है, इट मीन्स उसका लोन लेने का डिसीजन जस्टिफाई है, प्रॉफिटेबल डिसीजन है। ठीक है, हम फेवर में जाते हैं कि यस उसका डिसीजन बिल्कुल एक्यूरेट था, क्योंकि उसके लोन लेने की वजह से कहीं ना कहीं इक्विटी की अर्निंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये आपको इसमें रीजन देना है। अब आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है तो आप लोग लिख दोगे भाई एक्स कंपनी का ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, वाई कंपनी का ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईबीआईटी गिवन होती है क्वेश्चंस में, 101% ईबीआईटी गिवन होती है, नहीं भी होती है तो कोई इश्यू नहीं है, खुद से ले सकते हो। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो ईबीआईटी गिवन है। ईबीआईटी लो अपनी जितनी ईबीआईटी आपकी गिवन है, सबसे पहले उस कैपिटल स्ट्रक्चर में से देखो भाई बोरोड फंड से फंड रेज है तो इंटरेस्ट माइनस करो, उसके बाद टैक्स की रेट भी गिवन होगी, टैक्स माइनस कर दो, और फिर उसके बाद आप चेक कर लो कि अर्निंग पर शेयर किसकी ज्यादा आ रही है। अगर डेट के इंक्लूड करने से अर्निंग पर शेयर ज्यादा आती है तो इट मीन्स आपको बोरोड फंड से फंड रेज करना चाहिए, और ये डिसीजन भी आपका जस्टिफाई है, प्रॉफिटेबल डिसीजन है। तो ऐसे जिस सेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी सेंस में आपको क्या करना है, सोल्व करना है। एक बार 2017 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम आई थी कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर तो गिवन था, लेकिन एक शेयर कितने का है, शेयर की पर शेयर की वैल्यू गिवन नहीं थी क्वेश्चन में। सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कैपिटल स्ट्रक्चर आप लिख देते भाई 90 लाख शेयर है, इसमें इतना शेयर है, इतने आपका बोरोड फंड टोटल इतना, ईबीआईटी भी गिवन थी, इंटरेस्ट भी माइनस कर दोगे, सब चीजें माइनस कर दोगे। जब आप अर्निंग पर शेयर निकालते हो लास्ट में कि अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको एक शेयर कितने का है ये पता होना बहुत जरूरी है। उस वाले क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था कि शेयर की पर शेयर की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में थी नहीं। तो बच्चा खुद अज्यूम करेगा और नीचे लिखेगा कि वी अज्यूम दैट द पर शेयर वैल्यू ₹10 या 100। जनरली हम शेयर की वैल्यू 10 मानते हैं और डिवेंचर्स की वैल्यू पर शेयर हम 100 मानते हैं, लेकिन आप फ्री हो, आप कुछ भी मान सकते हो। कोई बच्चा शेयर की वैल्यू 10 भी मान सकता है, कोई बच्चा शेयर की वैल्यू 100 भी मान सकता है, लेकिन जो भी मानोगे उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आंसर भी डिफरेंट आएगा, और वो डिफरेंट आंसर करेक्ट माना जाएगा। वो डिफरेंट आंसर क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि आपने जिस हिसाब से सोल्व किया है। तो जब जो भी चीज आपके पास नहीं है, अगर शेयर की वैल्यू गिवन नहीं है, एक शेयर कितने का है, तो आप खुद अज्यूम कर लेना 10 का मानो या 100 का मानो, आंसर डिफरेंट मिलेगा, लेकिन सोल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो जो चीजें आपके पास है उसी से क्वेश्चन सोल्व करो, जो नहीं है वो आप खुद अज्यूम करो, बस आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। तरीका सबका एक ही है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, और फिर आप अर्निंग पर शेयर निकाल के शो करो। इट्स ओके। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के, आप लोग उन क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करना। किसी भी टाइप का अगर डाउट आता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, लाइव क्लास में सोल्व करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पेपर में आए हुए हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है बेटा ये। बेटा एक दो हमारे फॉर्मूले थे जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में थे, एक आईसीआर और एक डीएससीआर। ठीक है, उनको भी आज हम थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आईसीआर का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट का मतलब होता है हाउ मच प्रॉफिट आर अवेलेबल टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच प्रॉफिट आर अवेलेबल टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए, तो इट मीन्स यू ऑब्टेन द फंड फ्रॉम बोरोड फंड, बिकॉज यू कांट फेस एनी प्रॉब्लम टू फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो डेफिनेटली आपको बोरोड फंड पे इंटरेस्ट पेमेंट करने की प्रॉब्लम सामने आएगी। इसमें क्या होता है, अगर आपका आईसीआर रेशियो हाई होता है, ठीक है, तो हमें किससे फंड लेना चाहिए, बोरोड से लेना चाहिए। अगर आपका आईसीआर रेशियो लो होता है
तो मुझे ओनर फंड से फंड रेज करना चाहिए, ठीक है, ओनर फंड से फंड रेज करना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है भाई आईसीआर रेशियो हाई तभी मिलेगा जब ईबीआईटी ज्यादा होगी। ईबीआईटी का मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, समझ आ रहा है, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है आप बोरोड फंड से पैसा ले सकते हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपका प्रॉफिट कम है देन आईसीआर कम आएगा, और आईसीआर कम आएगा तो आपको ओनर फंड से फंड रेज करना है। ये तो वेरी सिंपल है। फिर हमारा जो दूसरा आता है वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका पूरा फुल फॉर्म है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका फॉर्मूला देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड प्लस बोरोड फंड का इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ओब्लिगेशन। रीपेमेंट ओब्लिगेशन का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। यहां पर तो फॉर्मूले में ईबीआईटी लिया है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। देखो कहीं ना कहीं डीएससीआर जो रेशियो है वो जो आपका आईसीआर है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, आईसीआर रेशियो का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो हमें ये बताता है कि कितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है इंटरेस्ट प्लस उसके प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करने के लिए। वो तो सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेट करता है, ये दो चीजें बता रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट आर अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल है मैंने बैंक से लोन लिया 50 लाख का, तो डीएससीआर ये बताता है कि मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है उस 50 लाख प्लस उस 50 लाख पे जितना इंटरेस्ट बनता है उन दोनों की पेमेंट करने के लिए मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, ये बात बताता है डीएससीआर। और आईसीआर बताता है कि मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है उस 50 लाख के सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। दोनों में ये मेन डिफरेंस है, इट्स क्लियर। सेकेंड बात, यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, ठीक है, डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस दोनों चीजें सेम होती है क्योंकि आप लोगों ने प्लस वन में पीएनएल अकाउंट बनाया था। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है जिसका रियल में कहीं बाहर पेमेंट नहीं होता है। आप एसेट्स को की जो बुक वैल्यू रिड्यूस कर देते हो तो आप डेप्रिसिएशन मानते हो, क्या उस डेप्रिसिएशन का कहीं आप बाहर पेमेंट करते हो? नहीं, कहीं बाहर पेमेंट नहीं करते। जबकि उस कैश से आपका प्रॉफिट, उस डेप्रिसिएशन से आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्यों रिड्यूस क्या हुआ है? रियल में तो कोई प्रॉफिट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो उसको वापस क्या करो? ऐड करो। ऐसे नॉन कैश एक्सपेंस में जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने बनाए तो आपने पीएनएल के डेबिट में लिखे, क्योंकि जिन डेटर्स पे आपको डाउट है, हो सकता है पैसा बैडर्स में चले जाए, आपने उनका प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन जितने का बनाए उतना पैसा अपने प्रॉफिट से निकाल लिया। क्या रियलिटी में आपने वो पैसा कहीं बाहर पेमेंट करा? नहीं। तो नहीं करा तो क्यों प्रॉफिट को रिड्यूस किया हुआ है? वो सारे के सारे वापस प्रॉफिट में क्या करो? ऐड करो। तो आपके डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। जो जितने भी हमारे नॉन कैश एक्सपेंस होता है जिनका रियलिटी में कोई कैश में बाहर पेमेंट नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स उनको वापस प्रॉफिट में क्या करो? ऐड करो। इट्स क्लियर। उसके बाद ये दोनों चीजें तो इसलिए ऐड की जाती है। फिर आता है इंटरेस्ट। देखो हम यहाँ पर ऐसे निकालते हैं, ईबीआईटी आपका जितना भी है उसमें से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर ये मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स बचता है, उसमें सबसे फिर क्या माइनस करते हैं? टैक्स। और ये मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आया जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है, ठीक है। और इसमें से हम इक्विटी को देते हैं प्लस हम कुछ अपने बिजनेस में भी सेविंग करते हैं। अब बात आती है, मुझे तो इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, हाउ मच प्रॉफिट आर अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि इंटरेस्ट तो ऑलरेडी मैं पहले ही माइनस कर चुकी हूं। इंटरेस्ट तो अगर मैं यहाँ अर्निंग आफ्टर टैक्स ले लिया, मैंने तो यहाँ पर ये प्रॉफिट ले रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला प्रॉफिट यहाँ लिया हुआ है। इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, जबकि मुझे ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मच प्रॉफिट आर अवेलेबल इन आवर बिजनेस फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस कर चुकी हूं। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इस इंटरेस्ट को वापस ऐड करो। फिर बच्चा क्वेश्चन पुट अप करता है, मैडम ठीक है, फिर आप टैक्स को भी वापस क्यों नहीं ऐड करते? अगर मुझे यही जाना है, आपने इंटरेस्ट को प्लस कर दिया तो आप टैक्स को भी क्यों नहीं प्लस करते? टैक्स एक लीगल मैंडेटरी होती है पेमेंट करना, टैक्स पेमेंट करना लीगल ऑब्लिगेशन है, हर हाल में मुझे उसको पेमेंट करनी ही करनी होती है, इसलिए टैक्स को वापस ऐड नहीं किया।
और इस इंटरेस्ट को वापस ऐड करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है कि मुझे ये चेक करना है कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल इस इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। अगर उस प्रॉफिट में से ऑलरेडी मैं इंटरेस्ट माइनस कर चुकी हूं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उस चीज को? तो इसलिए पहले उस इंटरेस्ट को क्या करो, ऐड करो जो ऑलरेडी मैंने यही माइनस कर दिया। क्योंकि मेरे फॉर्मूले में ये प्रॉफिट अगर ले लेते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फॉर्मूले में ये प्रॉफिट लिया गया है। अब इस प्रॉफिट को लिया गया है तो इसमें इंटरेस्ट को क्या करो, ऐड करो, तब आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इस इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। इसलिए इस इंटरेस्ट को क्या करा, वापिस ऐड करा। तो फॉर्मूले के ऊपर की आपके एडिंग समझ आए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया हमने, नॉन कैश एक्सपेंस इसलिए ऐड करें क्योंकि रियल में इनसे कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, कोई हमारा प्रॉफिट एक्चुअलिटी में रिड्यूस नहीं हो रहा, इनको वापस ऐड करो। प्लस इंटरेस्ट इसलिए माइनस करा क्योंकि इसको तो हमें चेक ही करना है कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इस इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। अगर ये पहले ही माइनस हो चुका है तो इसको वापस ऐड करो। टैक्स इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि ये लीगल मैंडेटरी है, इसको माइनस भी नहीं करना। डिवाइड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी अगर हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसा ले रखा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हम फिक्स रेट से डिविडेंड देते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल में ही आता है। तो उसका डिविडेंड, अगर मैंने डिवेंचर से पैसा ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अगर मैंने प्रेफरेंस से पैसा ले रखा है तो प्रेफरेंस शेयर की प्रिंसिपल अमाउंट, अगर मैंने लोन से पैसा ले रखा है तो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट वो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है। अगर हमने यहाँ प्रेफरेंस से पैसा नहीं ले रखा है, सिर्फ लोन से ले रखा है, तो इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, आपको प्रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी एक फिक्स कॉस्ट कैपिटल में आती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड देती है, इसलिए इनको भी फिक्स कॉस्ट कैपिटल में ही हम काउंट करते हैं। इसलिए इसको भी हम फिक्स कॉस्ट कैपिटल में ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं, क्योंकि इनको भी फिक्स रेट से हमें पेमेंट करना होता है। तो अगर मेरी कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ बोरोड फंड से पैसा ले रखा है तो बोरोड फंड का इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ये नहीं लिखोगे, लेकिन अगर बोरोड एज वेल एज प्रेफरेंस दोनों से ले रखा है तो दोनों की रेट फिक्स होती है, तो दोनों का डिविडेंड प्लस उसका इंटरेस्ट और दोनों की प्रिंसिपल अमाउंट लिखोगे। ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों को फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। फिर कहता है डीएससीआर कैलकुलेट करने के पीछे भी हमारा वही मोटिव है कि हाउ मच प्रॉफिट आर अवेलेबल इन अवर बिजनेस फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट। इफ डीएससीआर अगर आपका ज्यादा है और डीएससीआर आपका ज्यादा है तो मुझे बोरोड फंड से फंड रेज करना चाहिए, लेकिन अगर आपका डीएससीआर आपका लो है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपका डाउन है, तो आपको ओनर फंड से फंड रेज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीएससीआर हाई तभी आएगा जब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि ये सारे आइटम प्रॉफिट के हैं। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा और प्रॉफिट ज्यादा हो तो आपको हमेशा बोरोड फंड से फंड रेज करना चाहिए, और अगर आपका प्रॉफिट कम हो तो हमें किससे फंड रेज करना चाहिए, ओनर फंड से। और अगर आपसे वैसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कई बार सिंपल आप लोगों से सजेशन मांगा जाता है कि एक कंपनी की इतनी ईवीआईटी है, ठीक है, और कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, और एक्सपेंड करने के लिए उसको बोरोड फंड से अगर वो फंड रेज करती है तो 10% की रेट से इंटरेस्ट अवेलेबल हो रहा है, यानी वो फंड जो मिल रहा है बोरोड वाला वो 10% की इंटरेस्ट रेट से उसके पास मिल रहा है। आप कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को एडवाइज करो कि उसको बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए जो 40 लाख रुपए चाहिए वो बोरोड से ले या ओनर से ले, आप एडवाइज करो, आपसे एडवाइज मांगी गई है, तो आप एडवाइजर बन जाओ। आप क्या करोगे, आप आरओआई निकालो फटाफट। जब भी आपसे एडवाइस मांगेगी जाएगी तो आप फटाफट आरओआई निकालोगे। आरओआई में ईवीआईटी गिवन होती है आपके पास, क्वेश्चन में मिलेगी 100%, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू में 100 करके आप आरओआई निकाल दोगे। अगर आपकी आरओआई ज्यादा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से गिवन होगी क्वेश्चन में, तो आप हमेशा सजेशन देना बोरोड फंड से फंड रेज करेगी कंपनी, क्योंकि इजीली से इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएगी। बट अगर आपकी आरओआई कम आ जाती है तो आप सजेशन दोगे कि ओनर फंड से फंड रेज करें। आप बन जाओ कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप एक लॉजिक अपने माइंड में सेट करना, जब भी प्रॉफिट ज्यादा हो ऑलवेज सजेशन देना बोरोड फंड से फंड रेज करें, और जब भी प्रॉफिट आपका कम आता है तो ऑलवेज सजेस्ट करना कि ओनर फंड से फंड रेज करें। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन इधर से उधर घुमा के कुछ भी आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले थे, जनरली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम एक ही आ जाती है कि इंटरेस्ट को ऐड क्यों करा, बस ये बच्चों का एक इश्यू होता है। इसको ऐड करने के पीछे एक ही लॉजिक है, अरे जिस चीज को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अगर वो चीज ऑलरेडी माइनस उसमें से, तो कैसे कैलकुलेट करोगे,
उसको पहले प्लस करोगे तभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है इसको पेमेंट करने के लिए, इसलिए इसको वापस ऐड करना पड़ा। बस एक ही लॉजिक है और कुछ भी इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं है। इसका जो कंक्लूजन है लास्ट में वो सेम ही है जैसा ICR का है, बस ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से ही क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो नो इशू, हम लाइव क्लास में भी उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।